अगर आप बाइक से चारधाम यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके मन में चल रहे बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे कि किस मौसम में जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कहाँ रुकेंगे, क्या क्या साथ लेकर जाना जरूरी है, पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी वहाँ पर, क्या परेशानी हमें रास्ते में आ सकती है और क्या फ़ायदे और क्या नुकसान बाइक से जाने के हमें हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखेगा। और अगर हमारे चैनल पर आप भी नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप बाइक से चारधाम यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि बाइक से जो जर्नी होती है, पहाड़ों पर बाइक चलाने का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही ऑसम होता है। और मैं मोस्टली सभी यंगस्टर्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप हिल स्टेशन पर अगर जाना चाहते हैं तो बाइक ही यूज़ कीजिए, क्योंकि बाइक से जो यात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा एंजॉयबल होती है। बट अगर चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी होती है। ऐसे में आपको थकान हो सकती है बाइक से अगर आप जाते हैं तो। बट अगर आप यंगस्टर हैं और यंग एज में हैं तो आपको इस तरह की दिक्कत से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं खुद भी बाइक से कई बार जा चुका हूं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमें टैक्सी वगैरह के कंपैरिजन में बाइक को ही चूज़ करना चाहिए। तो चलिए बाइक के बारे में बात करते हैं पूरा एक्सप्लेन करके। देखिए, अगर आप दिल्ली या एनसीआर या हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास के 200-250 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तो आप अपनी पर्सनल बाइक ला सकते हैं। बट अगर आप इससे ज़्यादा दूर हैं ऋषिकेश से तो आप चाहें तो ट्रेन या बस से हरिद्वार और ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं चारधाम यात्रा पर या किसी एक धाम यात्रा पर या फिर 2 धामों की यात्रा पर या फिर किसी दूसरे हिल स्टेशन पर अगर बाइक से जाना चाहते हैं तो उस तरह की सारी एडवाइस मैं इस वीडियो में दूंगा। तो देखिए, आप बाइक रेंट पे ले सकते हैं। हरिद्वार से भी मिल जाएंगी आपको बाइक रेंट पर, ऋषिकेश से भी मिल जाएंगी और देहरादून से भी आपको बाइक रेंट पर मिल जाएंगी। डिपेंड करता है आप किस टाइप की बाइक लेना चाहते हैं। रेट सबके अलग अलग रहेंगे। स्टार्टिंग 500 या 600 रुपये पर डे से स्टार्ट होकर 2000 रुपये पर डे हो जाती है। और जो लोग पर्सनल अपनी खुद की बाइक लाते हैं तो उनके लिए तो इस तरह के खर्चे होने की संभावना ही नहीं। और सवाल उठता है कि कुछ लोगों के कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे थे कि किस टाइप की बाइक हमें लेके जानी चाहिए। देखिए, टाइप कुछ नहीं होता है बाइक की अगर आप वेल सर्विस्ड है, अच्छे से मेंटेन आप बाइक को रखते हैं तो आप 100 सीसी की बाइक भी ले जा सकते हैं। बट मोस्टली 150 सीसी से ऊपर की बाइक लोग लेकर जाते हैं। बट मैंने देखा है, हम खुद भी बाइक से कई बार जा चुके हैं, मैंने देखा है कि 100 सीसी की बाइक भी वहाँ पर अच्छे से वर्क करती हैं, बट अगर वो अच्छे से सर्विस्ड है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको साथ में क्या क्या लेके जाना चाहिए। देखिए, अगर बाइक से जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए, सबसे पहली बात आप ग्रुप में जाइए। 1-2 लोग एक अकेली बाइक लेकर कभी ना जाएं। हो सके तो 4 से 5 अगर बाइक आपकी ग्रुप में बन जाती हैं और 7 से 8 लड़के या 10 लड़के हो जाते हैं और 5 बाइक हो जाती हैं तो सबसे अच्छा रहता है। एक बाइक पर 2 लोग रहेंगे तो शेयरिंग हो जाती है और अच्छा टाइम भी पास हो जाता है। बात करते हैं क्या क्या साथ लेकर जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बाइक की ही एसेसरीज की बात कर लेते हैं। देखिए, बाइक अगर आप लेकर चलते हैं इतना दूर, क्योंकि अगर आप एक धाम पर भी जाते हैं तो आपके रिटर्न होना लगभग 700 से 800 किलोमीटर बैठ जाता है। अगर आप चारों धाम पे जाते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी बाइक को कितना ज़्यादा चलना पड़ेगा। ऐसे में बाइक की मेंटेनेंस का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक पंप हवा भरने के लिए ज़रूर लेकर जाएं। बहुत सी दिक्कतें रास्ते में होती हैं हमेशा। इसके साथ साथ अगर आपकी बाइक के टायर ट्यूबलेस हैं तो आप पंक्चर किट भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। पंक्चर किट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप ग्रीसिंग के लिए एक ग्रीसिंग ऑयल होता है, लुब्रिकेशन पैकेट आता है छोटा वाला, वो भी आप साथ में रख सकते हैं। देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ लुब्रिकेशन के लिए, मैं आपको मोबाइल ऑयल क्यों बोल रहा हूँ। ये आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ों पर अक्सर मौसम बदलता रहता है, मौसम बदलता है, बारिश होती रहती है। ऐसे में हमारी बाइक की जो चैन सेट होता है वो पूरी तरह से वॉश हो जाता है, धुल जाता है, उस पर बिल्कुल भी ग्रीसिंग या ऑयल नहीं रहता है। और अगर सूखी चैन अगर बाइक की रहेगी तो आप खुद समझदार हैं कि बाइक को अगर आप
रेगुलर चलाते रहेंगे और चैन आपकी सूखी रहेगी तो बाइक की चैन कभी भी टूट सकती है। और पहाड़ों पर अगर चलती हुई बाइक की चैन टूटी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना हो सकती है। तो ऐसे में ख्याल आपको खुद से रखना है, कोई आपसे बताने नहीं आएगा। मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि आप थोड़ा सा मोबाइल ऑयल या फिर ग्रीस का पाउच अपने साथ रख सकते हैं और समय समय पर आप अपनी बाइक की चैन की ग्रीसिंग करते रहिए। पंप के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 40-40, 50-50 किलोमीटर तक दूर दूर तक आपको किसी भी तरह की बाइक की रिपेयरिंग की दुकानें आसानी से नहीं मिलती। हिल स्टेशन पर स्पेशली मैं बता रहा हूँ आपको नहीं मिलेंगी। तो ऐसे में अगर आपकी बाइक की हवा भी कम हो जाती है तो आप खुद से भी उसमें हवा डाल सकते हैं। और आप ग्रुप में एक लोग लेकर जाएंगे तो सारे ग्रुप का काम वहाँ पर आसानी से बन जाता है। ट्यूबलेस टायर है तो पंक्चर किट के लिए भी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पंक्चर भी आपको खुद से लगाना कभी कभी पड़ सकता है। हमारे साथ हुआ था और हम पंक्चर किट लेकर जाते हैं हमेशा और हमें पूरी जर्नी में 1 या 2 बार उसको यूज़ करना पड़ ही जाता है। तो ये बहुत मैंडेटरी है। इसके साथ आप पर्सनल अपने लिए भी बहुत सारे सामान ले जा सकते हैं, दवाइयाँ, खाने पाने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हिल स्टेशन पर जा रहे हैं तो सीधी सी बात बनती है कि आपको बारिश का सामना करना पड़ेगा, तो अपने लिए रेन कोट जरूर लेके जाए और रेन कोट पहनकर ही आपको बाइक राइडिंग करनी पड़ सकती है। इसके अलावा शूज़ तो लेके ही जाएंगे, शूज़ के साथ साथ आप स्लीपर या सैंडल भी लेकर जाइए जिनको भीगने का कोई भी इफेक्ट जिन पर ना पड़े, क्योंकि कभी कभी हमें बारिश में भी बाइक चलानी पड़ जाती है। मजबूरी ऐसी होती है क्योंकि हमें तय समय में दूरी उतनी तय करनी होती है। अगर वो दूरी हमने उतने समय में पूरी नहीं की तो हमारी पूरी जर्नी खराब हो सकती है। तो ये कुछ खास चीज़ें जो मैंने बता दी हैं आपको, ये जरूरी आपको लेकर जानी पड़ेंगी अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं तो। हेलमेट जरूर रखिए। हाँ, एक मैंडेटरी चीज़ है हेलमेट। अगर 2 लोग बाइक पर बैठे हैं तो दोनों लोग हेलमेट लगाइए, क्योंकि पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं तो किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए हेलमेट भी जरूर लेकर जाइए। इसके अलावा वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको पार्किंग की क्या क्या व्यवस्था मिल जाती है। देखिए, यमुनोत्री में आपको जानकी चट्टी में पार्किंग मिल जाएगी। गंगोत्री जाते हैं तो गंगोत्री धाम में ही पार्किंग है बाइक के लिए अवेलेबल। और केदारनाथ अगर जाते हैं तो सोनप्रयाग में आपको पार्किंग ईजिली मिल जाएगी। और अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ धाम में ही पार्किंग आसानी से आपको मिल जाएगी। सबके चार्जेस अलग अलग रहते हैं और सीज़न के हिसाब से भी अलग अलग रहते हैं, मंथ के हिसाब से भी अलग अलग रहते हैं। तो चलो, अब सीज़न की बात की है तो आपको बता देते हैं बेस्ट टाइम कौन सा है, किस मंथ में हमें बाइक से अगर जर्नी करनी है तो करनी चाहिए। ठीक है, मई जून का तो महीना सबसे अच्छा होता ही है, जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, हर चीज़ें वहाँ पर महंगी मिलती हैं। जुलाई अगस्त की बात करें तो जुलाई अगस्त में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बट सावन के महीने में गंगोत्री वगैरह जाने की तो मान्यता बहुत ज़्यादा है। काफ़ी संख्या में बाइक से लोग सावन के महीने में शिवरात्रि से कुछ दिन पहले गंगोत्री जाते हैं और बाइक से बहुत लोग जाते हैं। और शिवरात्रि से कुछ समय पहले, 1 हफ्ता पहले ऑलमोस्ट सारे रास्ते, हरिद्वार के आसपास के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और उनमें सभी कांवरिया और बाइक वाले ही निकलते हैं। तो वो मौसम भी अच्छा लगता है मुझे जाना। हम जुलाई में ही गए थे, बट हमें सामना करना पड़ा था काफ़ी लैंडस्लाइड का और 2-3 घंटे के लिए रास्ता बंद हो जाता है और हमें बीच में ही वेट करना पड़ जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन बनी थी, हमें 2 से 3 घंटे तक वेट करना पड़ा था और इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति हमने देखी थी लैंडस्लाइड से रिलेटेड, तो वो मैं भी शेयर नहीं कर सकता। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जुलाई या अगस्त के महीने में न जाए। सितंबर अक्टूबर का महीना भी अच्छा होता है, उस समय भीड़ भाड़ बहुत कम मिलेगी और आपकी बाइक राइडिंग काफ़ी अच्छी रहेगी उस टाइम पर और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगी और सस्ते रेट में मिल जाएंगी। बट अगर आप मई या जून के महीने में जाना चाहते हैं तो मई जून भी बेस्ट है। बात करते हैं वहाँ पर होटल की। देखिए, होटल और डॉर्मेट्री हर जगह अवेलेबल है और अगर बाइक में ग्रुप में आप बॉयज़ जा रहे हैं तो आप कहीं भी इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। तो डॉर्मेट्री में भी आप इजीली वहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। खाने पीने की सभी चीज़ें अपने साथ रख सकते हैं। जो मैंडेटरी थी बाइक से रिलेटेड वो मैंने आपको सबसे पहले बता दी हैं। बाइक से रिलेटेड एसेसरीज, अगर आपकी बाइक फिट नहीं है तो जाने से पहले उसको अच्छे से वेल सर्विस करा लीजिए। सर्विस होने के बाद ही अपनी बाइक को लेकर जाइएगा। हेलमेट मैंडेटरी है, हेलमेट भी जरूर रखिएगा। और इसके अलावा कोई गार्ड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, नी गार्ड या एल्बो गार्ड, तो वो भी अच्छी बात है, आप लेकर जा सकते हैं। बट रेनकोट साथ में जरूर रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपकी जर्नी दिन में ही कंप्लीट हो जाए, आपको रात में राइडिंग ना करनी पड़े। हमारे साथ क्या हुआ था, हम यमुनोत्री से रिटर्न हो रहे थे और हमें मसूरी आना था, तो हमें रात में 12 बजे मसूरी पहुंचे थे। तो काफ़ी वो खतरनाक रास्ता था और काफ़ी हमारी खतरनाक वो जर्नी थी। तो हमने उसके बाद से ये तय किया कि हमें दिन में ही राइडिंग करनी है। और मैं यही रिकमेंड करता हूँ सभी लोगों को कि अगर आप बाइक राइडिंग करते हैं तो दिन में ही करें पहाड़ों पर, क्योंकि रात में आपको काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं।
जर्नी कैसे करनी है, यहाँ से अगर यमुनोत्री जाते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग ऋषिकेश से निकल जाइए और आप राना चट्टी पहुँचेंगे। आप जानकी चट्टी से कुछ पहला कस्बा है, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जानकी चट्टी होते हुए यमुनोत्री जा सकते हैं। और अगर आप गंगोत्री जाना चाहते हैं तो वहाँ से तो उत्तरकाशी आइए, उत्तरकाशी स्टे कीजिए। नेक्स्ट डे आप 97 किलोमीटर जाइए और दर्शन करके वापस उत्तरकाशी आ जाइए। बट जो लोग केदारनाथ या बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके हरिद्वार ऋषिकेश से निकल जाइए और शाम तक आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग में स्टे करने के बाद ही आप अगले दिन केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। और केदारनाथ की यात्रा पूरी होने के बाद भी सोनप्रयाग में आपको एक रात स्टे करना होगा। अर्ली मॉर्निंग वहाँ से आप चोपटा होते हुए बद्रीनाथ पहुँच सकते हैं। ऐसे में आपको रात में बाइक राइडिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही मैं सबसे रिकमेंड करता हूँ कि रात में बाइक राइड ना करें, सुरक्षित चलें, सेफ चलें। और लेकिन बाइक की जो राइडिंग है, जो बाइक का मजा है चारधाम यात्रा में, वो सबसे ऑसम रहता है। वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।